स्टूडेंट्स, आज से हम हमारा फिजिक्स 12 का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। ओके। सो थर्मोडायनामिक्स एक जो वर्ड है इसके अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है। देखो, थर्मो प्लस डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हुआ। देखो, थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। सो मोशन ऑफ हीट मीन्स क्या हुआ? थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रहा है? बस यही पढ़ना है चैप्टर में, थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, मोशन ऑफ हीट। ओके। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, ये जो हीट होती है ना, वो किसका फॉर्म होती है? एनर्जी का फॉर्म होती है। सो हीट क्या होता है? एनर्जी होती है। ठीक है। हम सबको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? सो ये जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो हीट एनर्जी जो रहती है वो क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हम उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? नहीं। सो थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? हम लोग इस चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the relation between heat energy and उसके other forms। बस यही पढ़ना है। सो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? It is the branch of physics which deals with the relation between heat and other forms of energy such that कौन से फॉर्म होते हैं एनर्जी के? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। नाउ कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, द आइस मेल्ट्स एंड वाटर कूल्स डाउन, व्हाई डज देयर टेम्परेचर चेंज? देखो इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या फिलअप है? वाटर। ये क्या है? वाटर। ना, इस वाटर के अंदर मैंने क्या लिया? एक आइस का टुकड़ा रख दिया, तो क्या होगा? हमारा डेली ऑब्जर्वेशन है ना, ये आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। ये मेल्ट हो जाएगा। सो मेल्ट होने के बाद फिर आइस दिखेगा क्या? आइस तो मेल्ट हो गया, आइस दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मीन्स ये जो आइस होगा मेल्ट हो गया और ये वाटर क्या होगा? कूल हो जाएगा। सो ये जो यहाँ पर हुआ प्रोसेस, तो उसमें व्हाई डज टेम्परेचर चेंज? आइस का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू वाटर के टेम्परेचर से। वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। जब हम लोगों ने इस आइस को वाटर के अंदर रखा तब ये क्या हुआ? इसके पास ज्यादा टेम्परेचर है ना, इसने अपना टेम्परेचर, अपनी जो एनर्जी वो किसमें ट्रांसफर की? इस आइस क्यूब में। ठीक है। फिर आइस ने क्या किया? इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने की वजह से क्या हो गया? ये आइस मेल्ट हो गया। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ? एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर हुई ना। वाटर का टेम्परेचर ज्यादा था, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा था, आइस का टेम्परेचर कम था, तो इस आइस ने क्या किया? वाटर से एनर्जी ऑब्जर्व कर ली और मेल्ट हो गया। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बस यही आंसर है। क्यों टेम्परेचर चेंज हुआ? इसने, वाटर ने अपनी एनर्जी आइस को दे दी, मतलब इसका टेम्परेचर कम हो गया, और आइस ने क्या की? एनर्जी ली, इसलिए वो मेल्ट हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके। सो
टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड, और देयर इज अ हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी. ओके. Now see another question from textbook. When water boils, why does its temperature remains constant? देखो, मैंने एक कंटेनर में क्या लिया? वाटर ले लिया. ठीक है, ये नॉर्मल वाटर है. अभी मैंने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया. ठीक है, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. राइट. टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी ना कि ये फिर बॉईल होने लगेगा. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. राइट. 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद ये वाटर क्या हो जाएगा? एज इट इज रहेगा. और फिर 100 डिग्री होने के बाद ये जो वाटर है, जो बॉईल हो रहा वाटर है, बॉईल होते रहेगा ना. फिर भी मैं इसको हीट ही दे रही हूँ, तो फिर से बॉईल ही होता रहेगा. तब क्या होगा? ये जो बॉइलिंग वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में. किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में. राइट. सो देखो, जब हम इस वाटर को बॉईल कर रहे होते हैं, एक वो टेम्परेचर को रीच करेगा 100 डिग्री सेल्सियस, एंड जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तब इस लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? वाटर वेपर में. सो जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में यूज हो रही है? वो स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है. वो किस में यूज हो रही है? स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है. इसलिए इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है. क्यों कांस्टेंट होता है? समझ में आया? क्योंकि आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस ये जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यूज किस में हो रहा है? स्टेट को चेंज करने में हो रहा है, वाटर टू वाटर वेपर. जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो हीट प्रोवाइड कर रही है वो किस में यूटिलाइज हो रही है? स्टेट को चेंज करने में, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. ओके. Because all the heat energy provided is used up in changing the state of water from liquid to gaseous water vapor. Okay. The third question from textbook. When an inflated balloon is suddenly burst, why is the emerging air slightly cooled? Listen. अगर हम किसी बलून के अंदर एयर को फिल करते जा रहे हैं, तो ये बलून का साइज बढ़ते जाएगा ना, ऐसे बढ़ते जाएगा ना. लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम एयर को फिल कर रहे हैं, इसमें एक क्रैक आ जाएगी ना, और ये क्या हो जाएगा? फूट जाएगा बलून. सो देखो, तो क्या पूछा है? जब इसके अंदर जो एयर रहती है वो कूल क्यों होती है? एक क्वेश्चन है. सो देखो, इस बलून के अंदर जो एयर है उसका क्या है? प्रेशर, हाई प्रेशर है. ठीक है. एंड बाहर सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है? लो है. सो जब एक बलून फूट जाएगा तब यहाँ पर एक स्मॉल होल क्रिएट होगा ना, तब ये अंदर की एयर क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी. सो जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में एयर ट्रांसफर होती है फ्रॉम स्मॉल होल, तब एयर क्या हो जाती है? कूल हो जाती है. अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट, जब एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है थ्रू अ स्मॉल होल, तब जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? कूल्ड हो जाती है. ठीक है. सो इन्फ्लेटेड बलून जब सडनली बर्स्ट हो जाता है तो वो जो इमर्जिंग एयर होती है वो कूल्ड क्यों हो जाती है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, दिस सेज दैट when a gas at high pressure moves to an area of low pressure through a small hole, the gas cools down. Okay. Now we all know that energy क्या होता है? Capacity to do work. So किसी पर्सन के अंदर एनर्जी है
मतलब वो क्या कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है, राइट। आपने 2 दिन खाना नहीं खाया तो आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। सो अगर एनर्जी रहेगी तभी हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फैन को हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, स्विच ऑन कर दिया बटन, सो क्या होगा, फैन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर रोटेट होने के बाद बहुत देर तक अगर फैन चल रहा है तो क्या होगा, फैन वार्म हो जाएगा। सो जो हम लोगों ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन को, वो उसका क्या हुआ, फैन ने वर्क परफॉर्म किया, रोटेट हुआ ना फैन। फिर ये क्या हो गया, फैन वार्म हो गया, मतलब वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। सो किसी पर्सन के अंदर हीट एनर्जी है तो वो क्या परफॉर्म कर सकता है, वर्क परफॉर्म करने के बाद क्या होती है, हीट जनरेट हो जाती है, राइट। सो हीट क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है ना। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू हीट। देखो अगर कोई सिस्टम काम कर रही है, जो भी वर्क परफॉर्म कर रही है, वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। वही चीज मैंने समझा कर दी अभी। देखो अगर मैंने एक ड्रिलिंग मशीन ली, मतलब बोरिंग रहती है ना, जमीन के अंदर जाते हैं हम लोग, बोरिंग मशीन जो बनाते हैं, तो एक ड्रिलर रहता है जिसको हम लोग कैनन बोलते हैं, वो जमीन के अंदर घूमते घूमते ऐसे जाता है ना। तो जब वो घूमते घूमते जमीन के अंदर जाता है तब एक क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है। और आफ्टर ऑल सम टाइम एक क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है ना, मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर से हीट जनरेट हो रही है। सो देखो द ड्रिल्स यूज टू बोर द कैनन डू द वर्क एंड द कैनन गेट्स हीटेड अप। सो इसमें क्या हो रहा है, इस कैनन ने जो वर्क परफॉर्म किया वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ ना। सो द वर्क डन बाय अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर वर्क को परफॉर्म कर रही है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। ओके नाउ सी टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर, ओके। एंड इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, क्या होता है, इक्वल। अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर है, क्या है, हॉट वाटर, ओके। नाउ और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लो है, ठीक है ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सो क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो हॉट वाटर है वो अपना टेम्परेचर किसको देगा, सराउंडिंग को देगा। मतलब यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा एनर्जी कैसे जाती है, हॉट टू कोल्ड। सो हीट क्या है, हीट इज समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है, कैसे, हाई टेम्परेचर टू दैट एट अ लो टेम्परेचर, ओके। अगर मैंने दो सिस्टम लिए, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, ओके। सिस्टम ए का टेम्परेचर है सपोज टू बी 50 डिग्री सेल्सियस एंड सिस्टम बी का भी टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकती हूँ सिस्टम ए एंड सिस्टम बी दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सिस्टम कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया। फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी कि हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है, कैसे, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सेकंड, अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट या फिर दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ली ए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट लिया बी, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो इसी कंसेप्ट का यूज किया गया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। इस लॉ को जीरोथ लॉ इसलिए कहा गया है कि जीरोथ लॉ से पहले ही फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद जीरोथ लॉ इसलिए दिया है, इससे पहले फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ
ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कवर्ड हो गया था, लेकिन सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आता है, जीरोथ लॉ वाला कंसेप्ट आता है, इसीलिए इस लॉ को क्या नाम दिया गया है, जीरोथ लॉ। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना है। ओके ना, सो जीरोथ लॉ क्या कहता है, देखो मेरे पास सिस्टम है ए, ठीक है, एक सिस्टम है एंड दूसरी सिस्टम है बी। मान लो सिस्टम ए एंड सिस्टम बी दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है मीन्स ये दोनों क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए ना। अभी ये जो सिस्टम ए है वो और ये जो सिस्टम सी है, थर्ड सिस्टम ली मैंने, ये दोनों भी थर्मली इक्विलिब्रियम है, मीन्स ए का टेम्परेचर एंड सी का टेम्परेचर भी इक्वल है, और बी सिस्टम यहाँ पर है और सी लेते हैं और यहाँ पर बी। देखो सबसे पहले सिस्टम ए एंड सिस्टम बी दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, सो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। अगर सिस्टम ए एंड सिस्टम सी का भी टेम्परेचर इक्वल है, दैट मीन्स दोनों भी थर्मली इक्विलिब्रियम में है, दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम बी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगी सिस्टम सी के साथ, ऐसा हो सकता है ना। मान लो सिस्टम ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, बी का भी 50 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स दोनों ए एंड बी सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है ना। ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, सी का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स सिस्टम ए एंड सी दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट ना। सो हम लोगों को फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है कि सिस्टम बी एंड सी का भी टेम्परेचर 50-50 है, सो दोनों भी क्या हो गए, थर्मली इक्विलिब्रियम में है। मीन्स अगर दो क्वांटिटी थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड क्वांटिटी से, तो क्या होगा, मीन्स देखो इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। समझ में आया, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सो बी एंड सी भी एक दूसरे के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थैंक यू।